हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो उनके लिए आज महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो कम तैयारी में ज़्यादा नंबर लाना चाह रहे हैं। पास तो सबको ही होता है, ज़्यादा पढ़ने वाला भी कम मार्क्स ले आता है और कई बार कम पढ़ने वाला भी ज़्यादा मार्क्स ले आता है। तो वो कैसे हो जाता है? कम तैयारी है, अब एग्ज़ाम के लिए समय बच नहीं रहा है, तो उसी तैयारी में अधिक मार्क्स कैसे लाए, ये उनके लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से हम परीक्षा की तैयारी अब करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अब तो समय बचा ही नहीं है कि हम परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब परीक्षा कैसे दे, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है हमारा। तो ध्यान से इस बात पर आज चर्चा करते हैं कि कैसे परीक्षा दे, कम तैयारी में हम कैसे अधिक से अधिक मार्क्स लाएं। तो ध्यान से सब लोग देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अब समय कुछ बचा नहीं है। ये भी अगर आप नहीं देखते हैं तो हो सकता है आप कुछ अंकों से कम रह जाए, आपका कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाए। तो इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखें और फॉलो करें नियम को। अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप कन्फ्यूजन में हैं, बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा तनाव है, तैयारी पूरा नहीं हुआ है, सिलेबस छूटा पड़ा है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो सब चीज़ का हल आज इस वीडियो में हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि परीक्षा कैसे दे। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। होता क्या है, आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, लेकिन बोर्ड जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर आपको नहीं आता है तो आप फेल हो जाएंगे, या उसमें से कुछ प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं, बाकी का आपको नहीं पता है, तो फिर आपका नंबर कम आएगा। लेकिन आप कुछ नहीं जानते हैं, बस थोड़ा बहुत जानते हैं और उतना आप जानते हैं जितना बोर्ड में आया है, तो जाहिर सी बात है आपका नंबर सबसे अधिक आएगा। बोर्ड आपसे पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछता है, लेकिन क्या पूछता है इस बात का कोई अंदेशा नहीं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। यानी सीधी सी बात है कि आपको वो सब कुछ आना चाहिए जो बोर्ड आपसे पूछ रही है। लेकिन अगर बोर्ड जो आपसे पूछ रही है उसको छोड़कर आपको सब कुछ आता है तो फिर वो आपके किसी काम का बोर्ड के रेफरेंस में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना है। परीक्षा कैसे देना है हम लोग को, इस बात पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि समय काफ़ी कम बच रहा है। ये मैट्रिक के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो इंटर का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। नंबर 1 पे बात आती है कॉन्फिडेंस। सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास आप बनाइए, खुद के अंदर ये भरोसा रखिए कि हाँ आप ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे एक बात बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिया जाए। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई गड्ढा होता है, रास्ते में कहीं चलते हैं, खेलने या कूदने जाते हैं, तो रास्ते में कोई गड्ढा दिख जाता है, तो कुछ बच्चा अरे हम तो कूद जाएंगे, उसके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास चला आता है, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हम कूद जाएंगे, और वाकई में वो बच्चा उस गड्ढे को कूद जाता है। लेकिन जिसके दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हम नहीं कूद पाएंगे, जबकि उसके अंदर क्षमता है कि हाँ वो कूद सकता है, फिर भी रनिंग दौड़ता हुआ आता है, इसके बावजूद नहीं हम नहीं कूद पाएंगे, और अंततः वो सही तरीके से कूद नहीं पाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आदमी के अंदर क्षमता है फिर भी वो नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उसमें विश्वास की कमी होना, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होना। तो अब तो रोने गाने से कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जो आपको पढ़ना था आपने वो पढ़ लिया, जो कर रहा था आपने वो कर लिया। अब आपके पास समय बचा नहीं है, तो कम से कम जो बचा है अब उसी में हम बेहतर कैसे करें उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ज़रूरी है, पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप ये भरोसा रखिए कि आप जो पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं, ठीक पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। जो भी पढ़े हैं, 1-2 चैप्टर छूट चुका है, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है? क्योंकि आप में आत्मविश्वास आएगा तो हो सकता है कभी कभी आपके मतलब क्लास में आप कभी क्लास अटेंड किए हो, कोई प्रश्न आपके दिमाग में अभी नहीं आ रहा है लेकिन बाद में आ जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कॉन्फिडेंस का होना है। तो अपने आप को आप संतुलित रखिए, कॉन्फिडेंस लाइए कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है आप उस परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। और आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आप ही के कैटेगरी के हैं, यहाँ तक कि आपसे भी कम तैयारी बहुत सारे लोगों की है, आपसे नीचे वाले भी हैं। तो आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करिए। दूसरी जरूरी चीज है
सिस्टम फॉलो करना है। सिस्टम क्या फॉलो करना है? जैसे थोड़ा सा हम एक आईएससी का सैंपल लेकर, आईएससी में बायो पेपर का एग्जाम्पल लेकर हम समझा दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको सिस्टमेटिक चलना है। उदाहरण के तौर पर बायो का जो पेपर होता है बायोलॉजी का, वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स में 70 जो मार्क्स हो जाता है वो थ्योरी का हो जाता है, और 30 मार्क्स जो हो जाता है वो प्रैक्टिकल का हो जाता है। ठीक है, बोर्ड में जो एग्ज़ाम होगी वो 70 मार्क्स का होगा। इस बार सबसे लाभ ये है, सबसे बड़ा लाभ ये है, कॉन्फिडेंस आप ये समझकर भी आप बिल्डअप कर सकते हैं, अपना बरकरार रख सकते हैं, कायम कर सकते हैं, क्योंकि इस बार परीक्षा में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। 100% ऑब्जेक्टिव, यानी आपके पास क्वेश्चन की कमी नहीं होगी, भरपूर मात्रा में प्रश्न आपको मिलेगा, और बनाने उसमें से सिर्फ आधे हैं। सोचिए, ये सोचिए कि चलो ठीक है 2-4 चैप्टर नहीं भी आएगा तो उससे आया हुआ प्रश्न को छोड़कर बाकी सभी का तो हम हल कर सकते हैं ना, क्योंकि 100% क्वेश्चन इस बार आना है। तो ये कॉन्फिडेंस लाइए। 100% कहने का मतलब क्या, किस प्रकार से? सपोज 70 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, तो 70 मार्क्स में 35 ऑब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव, और 35 ऑब्जेक्टिव में से इस बार 70 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, और आपको बनाने कितने हैं? सिर्फ 35 क्वेश्चन, यानी दुगना में से आधा। क्यों नहीं हो सकता है? आधा प्रश्न आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, यही हाल रहेगा। 20 शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 6 लॉन्ग आंसर फॉर्मेट होगा। तो 20 में से आपको बनाना कितना है? 10, आधा यहाँ भी, और 6 में से बनाना है आपको कितना? 3। ठीक है, ये नियम। अब करना कैसे, सिस्टम कैसे फॉलो करना है? तो सिस्टम, सबसे पहला चीज़, आप एग्जाम सेंटर पे जाइए, शांतिपूर्वक 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, आराम से सारा कुछ जो भी है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा अपने साथ अपने लिए जो कंफर्टेबल पेन है, जिससे आप अच्छा हैंड राइटिंग बिठा सकते हैं, वो लेकर जाए। वो पेन हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, शार्पनर हो और एक स्केल हो। ये एक छोटा सा पेंसिल बैग आता है, उसमें डालकर आप प्रतिदिन हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए आप लेकर जाएं। सेंटर पर पहुँचे, बैठ जाए और 5 मिनट एकदम माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर ले, सारा जगह से ध्यान हटाकर सिर्फ परीक्षा भवन में ध्यान डालें, और ये कॉन्फिडेंस करें कि हाँ जो भी होगा सही होगा। सीधी सी बात है। माइंड कॉन्सेंट्रेट जब हो जाए तो उसके बाद आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा, एक सैंपल हम बना रहे हैं, प्रश्न पत्र में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होता है, निर्देश दिया होता है, ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद आपका सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव होगा। एक पेंसिल उठाइए, और करना क्या है तो देखिए, सबसे पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट में इजी, सेकंड मीडियम, और थर्ड में हार्ड। सबसे पहले इजी कहने का मतलब जिसको 100% आंसर, जिसका 100% आंसर आपको पता है, 100% पूरी तरीके से आप बना सकते हैं, आश्वस्त हैं कि हाँ इसका आंसर यही होगा। मीडियम कहने का मतलब 50-50 की बात करते हैं, औसत या इससे ज़्यादा 50+, 50% से अधिक आपको उसका आंसर पता हो। हार्ड कहने का मतलब इससे कम। ठीक है, 3 कैटेगरी में बांट लें। निर्देश पढ़े, निर्देश में आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बनाना कितना है? 35। पेंसिल उठाइए, क्वेश्चन पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसके बाद 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन पूरा देखना है। सबसे बड़ी गलती होती है, सपोज कोई क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, स्टार्टिंग में बच्चा देखा ये तो सही है, लेकिन पता चला ये भी सही है, ये भी सही है, और इसमें दे देता है ए और बी दोनों, तो सबसे सही आंसर तो ये होगा, ये दोनों तो गलत है। पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ने का परिणाम ये। घर में आप मिलाओगे आकर तो पता चला ये वाला तुम सही बनाया, जबकि आपका गलत है। तो पूरा ऑप्शन पढ़ना है,
और ऑप्शन आपको पता हो गया तो टिक आउट करते जाना है पेंसिल से ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से 70 प्रश्न आपको पढ़ लेना है। 70 प्रश्न पढ़ने के दौरान सबसे पहले टारगेट ईजी को करना है, जिसका आंसर आपको 100% पता हो, यानी जो आपके लिए बेहद आसान हो। पढ़ने के दौरान टिक आप करते जाएंगे, जब टिक करेंगे तो लास्ट में आप काउंट डाउन करिएगा। हाँ, ज़रूरत से मतलब रखना है, काम से मतलब रखना है। अभी 70 में से 35 बनाना है तो आप स्वतंत्र है, कोई भी 35 बनाने के लिए। सीरियल नंबर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और पहला बार में सपोज अगर 35 क्वेश्चन आपको इजी मिल गया तो वही आंसर शीट पे आप रंग दीजिए और इसका कहानी खत्म। लेकिन सपोज फर्स्ट टाइम में आप पढ़ें तो इजी आपको मात्र 30 ही मिला, तो 5 क्वेश्चन और ढूंढना है, उसका आंसर भी ढूंढना है। तो सेकेंड लेवल पर आइए देखिए कि मीडियम कौन है, जिसका आंसर में थोड़ा बहुत डाउट हो, उस प्रकार से आप 5 ढूंढिए। उससे नहीं मिले तो फिर लास्ट ऑप्शन तो हार्ड बच रहा है। किसी भी प्रकार से पहले तो कोशिश करिए इजी वे में, इजी क्वेश्चन को टारगेट करें, इसके बाद मीडियम क्वेश्चन को टारगेट करें और सबसे लास्ट में हार्ड क्वेश्चन को टारगेट करें, क्योंकि प्रश्न यहाँ पे दुगने हैं और उसमें से आधे आपको बनाने हैं। तो मेरा अनुमान है कि हल्का फुल्का अगर आप रिवीजन करेंगे, थोड़ा बहुत क्लास किए होंगे, तो आपसे इजी से लेकर मीडियम तक में सारा सॉल्व हो जाएगा, हार्ड तक आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी कीमत पर बस 35 क्वेश्चन आपको छांट लेना है और छांटने के बाद OMR पे उसको फिल करना है ऑप्शन देखकर, सही सारा ऑप्शन देखते हुए आंसर। और अब थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ जब आप बच्चा पढ़ लेता है तो दिक्कत क्या होता है विद्यार्थी को कि OMR पे आया, रंगना है सपोज 5 का B, तो रंगाता तो यहाँ B है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ध्यान नहीं देने के कारण वो या तो 6 का B हो जाता है या फिर वो 5 का B हो जाता है, जबकि रंगना था 5 का, या तो वो 4 का रंगा जाता है या फिर वो 6 का। तो यहाँ आप सही टिक किए और यहाँ गलत कर देंगे तो सारा कहानी खत्म। बात समझ में आ रहा है? तो करना ही है कि सारा आउटपुट को फिल करना होगा। तो ध्यान से 4 का B है तो B, 5 का B है तो B, क्योंकि OMR एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको नंबर मिलेगा तो पूरा और जाएगा भी तो पूरा, यानी सही तो पूरा सही, गलत तो पूरा गलत। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा जब ये सिस्टम पूरा खत्म हो जाए तो इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया। सही तरीके से पढ़िए, 35 क्वेश्चन छाटिए, 100 जिसमें 100 मार्क्स सिर्फ थ्योरी है, उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 आपको छाटना है। प्रैक्टिकल वाला जो विषय है उसमें 70 ऑब्जेक्टिव आएगा और 35 आपको बनाना है। नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको 70 में से 35 बनाने हैं इस वर्ष के लिए। पिछले वर्ष भी था, हो सकता है आगे अगले साल ही कंटिन्यू हो, वो बोर्ड पे डिपेंड है, हो या नहीं भी हो। और नॉन प्रैक्टिकल में 100 ऑब्जेक्टिव आएगा और आपको बनाना कितना है, 50 बनाना है। 100 में से 50 प्रश्न बनाना है। सिंपल सी बात है, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो या साइंस का हो या फिर कॉमर्स का हो। क्लियर? ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये सिस्टम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना तो खैर जानकारी रखने से फ़ायदा ही होता है, वो अच्छी बात है, लेकिन बोर्ड में सिस्टम से आप नहीं चलिएगा तो आप ज़्यादा नॉलेज रखते हुए भी, ज़्यादा जानकारी रखते हुए भी कम मार्क्स लाओगे। और जो बच्चा थोड़ा कम पढ़ा लिखा आपसे है, हल्का कम उसको नॉलेज है लेकिन सिस्टम उसको पता है, तो आपसे अच्छा मार्क्स लेकर आ जाएगा। और होता है कई बार, एग्जाम्पल देखे होंगे कि पड़ोस में रहने वाला कोई बच्चा पढ़ने में आपसे कम था, क्लास में 10th रैंक था, रैंकर भी नहीं था, 10th रैंक के बाद ही उसका रैंक आता था, पोजीशन आता था हमेशा, आपसे अच्छा मार्क्स लेकर आ गया। उसको सिस्टम पता है, वो कम पढ़ा है, ऐसा नहीं कि एकदम अब जीरो से हम तुलना नहीं करें, थोड़ा आपसे कम है लेकिन मार्क्स ज़्यादा लाए, क्योंकि उसको सिस्टम पता है कि जो हम पढ़े हैं उसको किस प्रकार से देना। आप कितने तेज हैं, कोचिंग का टीचर आपको, स्कूल का टीचर आपको बता सकता है कि हाँ आप ये हैं, आप वो हैं, लेकिन जो परीक्षक होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उसको नहीं पता होता है। वो इस जो आंसर शीट आपका होगा उसको देखकर ये पता लगाएगा कि बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं, तेज है कि नहीं। आपका जो आंसर शीट है वो आपको रिप्रेजेंट वहाँ पे करेगा। किस प्रकार से आप आंसर लिखे हैं, किस प्रकार से आप आंसर दिए हैं, उससे निर्धारित होगा। सीधी सी बात है। आप लाख तेज है, कितना भी तेज हो, आंसर शीट पे आपका गलत होगा तो जाहिर सी बात है वो गलत होगा, और वहाँ पे लिमिटेड है, एक बार एग्जाम देना है बस, और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बस वही क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसी में से उत्तर देना है। आप अपने मन से दे नहीं सकते हैं, तो यहीं पे आगे पीछे होने का सबसे बड़ा कारण होता है। अब रहा सवाल सब्जेक्टिव का,
तो सब्जेक्टिव में जैसा बताया कि 20 क्वेश्चन आएगा और बनाना कितना है आपको 10 क्वेश्चन। अब इसका सिस्टम क्या है, आंसर शीट आपका ये है सपोज, तो सबसे ज़रूरी चीज़ आप इतना दूर का साइड जो जगह है वो ब्लैंक छोड़ दीजिए, इतना स्थान खाली, ठीक है। इसके बाद आंसर, पहले क्वेश्चन पेपर को आप पढ़िए क्या कि 20 में से हमको 10 छांटना है, पेंसिल उठाइए टिक करते जाइए कि ये हमको बन जाएगा। पहला राउंड में 10 क्वेश्चन इजी मिल गया, आंसर पे फिल कर देना है। नहीं मिला तो मीडियम लेवल में जाएंगे, मीडियम से हार्ड लेवल में जाएंगे। और एक चीज़ और यहाँ बता दे रहे हैं, मान के चलिए कि अगर किसी भी कीमत पर मीडियम से लेकर इजी तक 8 क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन बेहद हार्ड आ रहा है, या फिर नहीं आ रहा है 2 क्वेश्चन का आंसर, 8 आया 2 का नहीं आया, तो वहाँ पे क्या करना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे कोई नोट फटा हुआ होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको गड्डी के सबसे ऊपर रखते हैं या सबसे नीचे या बीच में, उसको बीच में डाल देते हैं क्योंकि ऊपर रखेंगे वो पता चल जाएगा, तो बीच में लगा देते हैं ताकि गिनने वाला गड्डी नोट का बंडल गिन लिया, उसको पता भी नहीं चला और वो आगे बढ़ गया, सीधी सी बात है। तो नहीं है उस कंडीशन में क्या करना है कि 4 सबसे ऊपर से सही प्रश्न, 2 जो नहीं आ रहा है कंफ्यूजन वाला उसको बीच में डाल देंगे, और लास्ट में 4 जो होगा वो भी फिर इजी वाला 4 ऊपर 4 नीचे, और मिडिल में हम लोग डाल देंगे हार्ड वाला या फिर मीडियम वाला, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये सही है, सही कई बार हो जाता है, मतलब आप समझ सकते हैं हो जाता है का, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं कि सब काम तुलना करें, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लिख देते हैं आंसर शीट पे मेरी शादी होने वाली है, मार्क्स दे दीजिएगा, पैसे डाल देते हैं, शादी कट जाएगा, तिलक नहीं मिलेगा, दहेज नहीं मिलेगा, ये वो दिस दैट, तो उससे बचिए। लिखने से अगर कॉपी आपकी गलती से वायरल हो जाती है तो बदनामी कितनी होती है कोई सोच नहीं सकता है। वो लिखने से तो मार्क्स मिला नहीं, तो फ़ायदा लिखने का। कोशिश करिए कि हम रिलेटेड आंसर ही दें। क्लास में सुना हुआ थोड़ा ध्यान लगाइए, कॉन्सेंट्रेट रखिए कि सर इस टॉपिक को पढ़ाने के दौरान इस प्रकार से बोले थे, वही आप लिखिए ना। कोशिश करिए सूटेबल आंसर दें, लेकिन नहीं मिले तो उससे रिलेटेड आंसर ही लिखिए। लेकिन भोजपुरी गाना और गीत और शादी हो जाएगा, कट जाएगा, ये वो लन फन दिस दैट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो छाटिएगा, 10 क्वेश्चन यहाँ से छाट लेना है। और करना क्या है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर दीजिए। कुछ बच्चा यहाँ पे देता और सीधा लिखना शुरू, गलत। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5 का आंसर। इसके बाद आप बढ़िया से अच्छा हैंडराइटिंग में लिखिए। फिगर है तो फिगर उसमें इंसर्ट कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल भी आप लिखिए, भले ही पूछे अथवा नहीं पूछे। फिगर तो अगर मेंशन है, रिक्वायर्ड है तो आपको लिखना है, लेकिन अगर फिगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल बिना पूछे अगर आपको पता है तो आप दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन के लिए 1 से 2 लाइन आप छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसके बाद फिर से 1 से 2 लाइन छोड़िए, और 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर अगले क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। क्यों? क्योंकि सेपरेशन जरूरी है कि क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू हुआ है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। यही पैटर्न, यही सिस्टम आप लगाइएगा लघु के साथ, और यही सिस्टम लगाइएगा आप दीर्घ के साथ। समझ में आ रहा है बात? बस इतना छोटा सा सिस्टम, इसको आप फॉलो करिए, मार्क्स बहुत बेहतरीन आएगा, बहुत बेहतरीन। इतना दिमाग में रखिए कि आपको कुछ आया नहीं है, बस वो आ जाना चाहिए जो बोर्ड पूछा है, बस उतना का कमाल है। हम बोर्ड के रेफरेंस में बता रहे हैं, आए या नहीं आए, किसी को बहुत कुछ आ रहा है, पूरा सिलेबस रट गया है एकदम, पेज नंबर तक उसको याद है, और बोर्ड पूछा उसको वो नहीं पता है, कोई काम का नहीं है। लेकिन कोई बच्चा 2-4 चैप्टर नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसको कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन बाकी सभी विषयों का उसका गहन अध्ययन है, तो बेनिफिट मिलेगा। और बोर्ड जो पूछा है उसको पता है कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो फ़ायदा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक और बेनिफिट क्या होगा, चूँकि हम बायो के टीचर हैं तो हमको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी। 16 चैप्टर है बायो में, क्वेश्चन कितने आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, तो 35। अगर देखा जाए तो औसत एक चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया, 2 समथिंग के आसपास। हर प्रश्न से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। 70 क्वेश्चन आने वाला है
16 चैप्टर से, तो औसत एक चैप्टर से कितना आने की संभावना है, तो लगभग 4 क्वेश्चन आएगा, और आपको बनाना कितना है 35, एक चैप्टर से 4 है औसत अगर देखा जाए तो मान के चलिए लगभग जिसके पास 9 लेकर चलते हैं, 9 4 जा 36, जिसके पास 9 चैप्टर का भी कमांड होगा, 16 नहीं सिर्फ 9 चैप्टर, तो ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा वो कवर कर सकता है। लेकिन इस भ्रम में मत रहिए कि हम सिर्फ 9 ही पढ़ेंगे, 10 गलती से भी नहीं पढ़ेंगे। एक बात बता रहे हैं, थोड़ा सा अपने अंदर आत्मविश्वास समझिए, एक चैप्टर से 4-4 प्रश्न आने वाले हैं, और अगर आपको बनाना 35 है, यानी 9 चैप्टर भी आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको 36 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, और बनाना सिर्फ 35 ही है। दीर्घ का थोड़ा सा देख लेते हैं, उसमें 20 चैप्टर है, औसत देखा जाए तो एक चैप्टर, एक क्वेश्चन से एक चैप्टर तो आने वाला है, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आने वाला है, सीधी सी बात है। बनाना 10 है, अगर आपके पास 10 चैप्टर का भी अच्छा नॉलेज है तो आप इसको कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा समस्या दीर्घ में हो सकती है, लेकिन नहीं होगी ना, 3 क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी है ना कि नहीं आपको पता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अपने अंदर आत्मविश्वास बनाइए कि हाँ ये हम कर सकते हैं। नहीं कैसे कर सकते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं 10th और 12th दोनों का, क्योंकि प्रश्न जो भी है वो दुगना होकर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिस्टम फॉलो करना है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, क्वेश्चन नंबर तो देंगे ही, आंसर देंगे ही, एग्जाम्पल देंगे, फिगर जब भी बनाइएगा तो पेंसिल से बनाइएगा, 1 से 2 लाइन गैप बीच में डाल ही दीजिएगा, ठीक है। एक सबसे बड़ा सवाल आजकल चलता है, हैंडराइटिंग से नंबर मिलता है या नहीं। लोग कहता है हैंडराइटिंग अच्छा लिखो, या फिर अच्छा हैंडराइटिंग से मार्क्स मिल जाता है। तो जब अच्छा हैंडराइटिंग से मार्क्स मिल जाता है तो किसी का 101 क्यों नहीं आया, थ्योरी पेपर में 70 में से 71 क्यों नहीं आया, तो गया कहाँ नंबर। दरअसल नंबर मिलने का सेंस दूसरे तरीके से है, और वो कैसे है बता रहे हैं। सपोज आप कोई 5 लाइन का आंसर लिखें, 5 अंकों का क्वेश्चन था, उसका आंसर आप लिख दिए, ठीक है, सब कुछ सही था, एक लाइन में थोड़ा सा फॉल्ट हुआ, 2 4 5 एरर हो गया, तो वहाँ पे तो आपका मार्क्स कुछ कटना चाहिए था। लेकिन आपका हैंडराइटिंग बेहद बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि एग्जामिनर बस देख रहा है तो देख रहा है, उसको लगा कि नहीं बच्चा है। आपका शकल सूरत कैसा है ये अलग मैटर है, ये शकल सूरत सही यहाँ पे होना चाहिए। जिस प्रकार से फेस पे हम लोग ध्यान देते हैं आकर्षक बनाने के लिए, लोग नोटिस करें, वो नोटिस आपको जो कॉपी आपका जांच रहा है उसको नोटिस करवाइए, उसको बिना मिले ये बता दीजिए कि हम अच्छे स्टूडेंट हैं, एवरेज नहीं है, एक्सीलेंट कैटेगरी के हैं। इस प्रकार से हैंडराइटिंग लिखिए। तो यहाँ पे जो गलती हुआ था उसका मार्क्स कटने की बजाय वो इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने का मतलब ये है कि वो मैनेज कर लेता है कि बच्चा अच्छा लिखा है, हो सकता है थोड़ा सा गलती हो गया, चलो इसको नंबर काटने की बजाय दे दिया जाए। तो जो जहाँ पे नंबर, यानी जो नंबर आपको 4 मिलने चाहिए थे उसके जगह पे आपको 5 का 5 मिला, यानी कि कटना चाहिए था 1 और कटता तो आता 4 लेकिन आया 5, यानी 1 नंबर आपको मिल न गया, वही यानी मैनेज हो जाता है। तो हैंडराइटिंग से नंबर मिलने का मूल बात यही है। तो ऑब्जेक्टिव में तो हैंडराइटिंग मेंशन नहीं करना, बस ध्यान रखना है कि जो भी सर्कल को हम फिल करें वो ठीक तरीके से फिल हो, ना तो सर्कल से बाहर हो ना सर्कल पूरा ब्लैक रह जाए। क्लियर है। जेल पेन गलती से उपयोग मत करिए, क्योंकि जेल पेन लिखे, जेल पेन से अगर आप करते हैं गलती से हाथ चला जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। बॉल पेन का प्रयोग करिए, सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो ठीक तरीके से ध्यान देंगे। और आंसर शीट जब भी लिखिए तो साफ सुथरा लिखिए, हैंडराइटिंग बहुत बेहतरीन लिखिए। और एक चीज़ और, टाइम का ध्यान रखिएगा। वैसे टाइम तो भरपूर है, 3 घंटा 15 मिनट आपके पास समय है, तो भरपूर समय है। 1 घंटा के अंदर आप ऑब्जेक्टिव करके बैठ जाइए। आपके पास फिर भी 2 घंटा 15 मिनट का समय, उसमें आप सब्जेक्टिव ले लीजिए, सीधी सी बात है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब एक और सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं, समस्या क्या है। समस्या ये होता है कि जब भी, जैसे ऑब्जेक्टिव में तो ध्यान देना ही है कि हमको क्वेश्चन नंबर 5 का बी है तो बी ही रंगा है, 6 का ए है तो ए ही रंगा है, 10 का डी है तो 10 का डी ही रंगे। लेकिन सब्जेक्टिव में कई बार क्या होता है कि ध्यान नहीं होने के कारण हड़बड़ी में गड़बड़ कर देते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है वो देखना। हम बार बार कह रहे हैं कंसंट्रेट करना है, थोड़ा स्लो स्टार्ट करना है, लेकिन बढ़िया स्टार्ट करना भी। ये नहीं कि कॉपी मिला, एक नींद मार ली और 1 घंटा बाद स्टार्ट किया। स्लो करने का मतलब थोड़ा डिले हो, जहाँ
5 मिनट का समय लग रहा है, वहाँ 6 मिनट ले ले, लेकिन वो बैलेंस करके, ऐसा नहीं कि 3 घंटा क्रॉस कर जाना है। सपोज कोई एक स्टूडेंट किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा, ध्यान नहीं दिया, बस हल्का सा पढ़ा और पूरा छाप दिया, पता चला उसमें एक पॉइंट और था, ये किसे नहीं कहते, ये कुछ भी उस टाइप का, और पता चला उसका सारा आंसर गलत हुआ। लिखने में 5 मिनट लगा, ध्यान से आंसर नहीं पढ़ा, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सॉरी क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा और बिना पढ़े वो आंसर लिख दिया। ठीक है, तो लिखने में 5 मिनट, और वो भी गलत, तो इसको काटेगा और इसी क्वेश्चन का आंसर वो फिर से लिखेगा, उसमें फिर से लगा 5 मिनट, यानी कुल मिलाकर उस क्वेश्चन पे उसका टाइम वेस्टेज हुआ 10 मिनट्स। ठीक है, लेकिन अगर वही स्टूडेंट 1 मिनट समझने में समय लगाता, समझने में, विचार करने में, आंसर को दिमाग में लाने में 1 मिनट और 5 मिनट में वो लिखता है, तो कुल कितना समय लगा 6 मिनट, फिर भी कितना मिनट का बचत हुआ 4 मिनट का। तो इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखना है, आपको एक्स्ट्रा आंसर शीट मिलेगा भी नहीं। ठीक, तो संतुलित रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, सिस्टम को फॉलो करिए, आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। सीधी सी बात, आप मेहनत किए हैं, 1 साल मेहनत किए हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे सबका हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। सिस्टम से आप जाइए, आप कम जानकारी में 1-2 चैप्टर कम पढ़े हैं, इसके बावजूद आपका नंबर सबसे बेहतरीन आएगा। हमारे तरफ से सभी विद्यार्थियों को जो मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का एग्जाम इस बार दे रहे हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका परीक्षा सबसे बेहतरीन जाए और आप सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आएँ। धन्यवाद।